अरे सरोज, आज तो चाय एक नंबर बनी है। पीते ही मन प्रफुल्लित हो गया। मजा आ गया कसम से। पवन जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे तुम ठीक ही कहती थी। इतना बड़ा विला जो बनवा रहे हो इसकी जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में जब हमको आंखें आए तो पूरा विला गूंज पड़े। कल भी हम यूं ही बैठे थे और बैठे बैठे गिर गए। जैसे ही खांसी आई पूरा विला गूंज उठा। अब क्या बताए। रामलाल घबरा कर उठ गया। क्या हुआ मालिक, पानी दे क्या? हमने कहा, अरे रामलाल, हम तो आंख देख रहे थे। सरोज सच बोलती है कि झूठ? लेकिन सरोज तो 100% सच बोलती थी। सरोज कहती थी कि पवन जी व्यवहार कमाओ अपने के बीच, वरना जिंदगी में आखिर समय में फिर पछताना पड़ेगा। पैसों के साथ साथ कंधा देने के लिए 4 लोग भी चाहिए, इसलिए व्यवहार कुशल भी बनिए। एक बेटा है, बस सुकून से 2 वक्त की रोटी कपड़ा मिल जाए, यह बहुत है। धन संचय की जरूरत नहीं है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दे बस, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो कहावत है ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सरोज, मेरी एक बात तुम भी सुन लो। अगर मेरे पास पैसा प्रॉपर्टी तो लोग तुम दुम हिलाते मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तुम देख लेना, पवन जी कहते हैं। अब हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। पवन जी जवानी में थे, उनको अपने बिजनेस में पैसे का बहुत घमंड था। क्यों ना, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई थी। पैसे के घमंड में पवन जी में व्यवहारिकता बिल्कुल भी नहीं थी। सामाजिक लोगों से जुड़ना मिलना उनको पसंद नहीं था। वो उसी से मिलते बात करते थे जिसको उनको पैसे का कुछ प्रॉफिट हो। सरोज जी पवन जी के उलट एक सामाजिक और व्यवहारिक महिला थी, जिससे आए समय दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती थी। एक दामाद के रूप में वह अहंकारी ही थे। ससुराल वालों के प्रति अपने मन में कोई सम्मान प्रेम व्यवहार नहीं रखते थे, जिसकी वजह से अपने मायके के सरोज को बहुत अपमानित होना पड़ता था। पवन जी व्यवहार की वजह से सरोज के माता पिता की मृत्यु के बाद भाई भाभी ने भी रिश्ता तोड़ दिया। उनका व्यवहार देखकर बड़ा दुख होता था बेटा। जैसे ही पवन जी को सरोज ने बहुत बार समझाया कि बच्चों को पैसा का महत्व नहीं देते हैं, व्यवहारिक महत्व बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने सरोज जी की बात सिर से खारिज कर दी थी। सरोज जी ने बहुत बार कहा पवन जी से, देखिए पूत कुपूत होत है, क्योंकि धन संचय पूत से पूत तो क्यों धन संचय हो। लेकिन पवन जी हर बार अपने बेटे की जायज नाजायज किसी तरह की मांग पूरी करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेटा पूरी तरह से बिगड़ैल हो चुका था। और कहते हैं, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। बेटा पढ़ लिख कर विदेश चला गया और अपनी से पसंद से शादी करके बस गया, और मोबाइल पर संदेश के जरिए बस पवन जी को ही सूचित कर दिया कि अब वो इंडिया नहीं आएगा, विदेश में ही शादी कर ली है। सरोज जी की हमेशा से चलती थी कि उनको एक बेटी ही, दुर्भाग्यवश उनको दूसरी कोई संतान नहीं हुई। बस उन्होंने अपने नौकर की बेटी को अपनी बेटी मान लिया और उससे जुड़े खर्चे पढ़ाई लिखाई सबका वो देखती समाज तेज रफ्तार में बढ़ता गया। आज पवन जी और सरोज में फिर वार्तालाप हो रहा था। देखो ना, मैं कहता था कि पैसा होगा तो लोग पूछेंगे, देखो आज सालों बाद हमारा बेटा अमन विदेश से लौट कर आ रहा है, कह रहा है पापा आप हमारे साथ चलिए, यहाँ से सब बेचकर हम लोग विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको क्या पता कि अब तो चिड़िया खेत चुग गई है, अब तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ, जरूरी तो नहीं है कि बेटा बेवफाई हो तुम भी बेवफा बन जाओ। क्या जरूरत थी ऐसे नालायक बेटे के लिए मेरे हाथ छोड़कर इतना दूर जाने की? तभी गुस्से में तेज की आवाज आई, पापा आप पागल हो गए हो क्या, बोले जा रहे हो, मेरी बात सुन लो। नहीं, मैं अब इंडिया वापस नहीं आऊंगा, इसलिए सब हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस बेचकर आपको साथ लेकर विदेश शिफ्ट हो जाऊंगा। यहाँ माँ की तस्वीर लिए से बात किए जा रहे हैं, उनको गुजरे 15 साल हो गए। आज पवन जी ने अपनी पत्नी की दीवार में टांगी तस्वीर से ध्यान हटा गुस्से में कहा, मिस्टर अमन, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि तुमको पूरे 15 साल बाद मेरी याद आई है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया था उसको मुख अग्नि भी देने ना आ सके तुम, कारण उनको हृदयघात हुआ और वो अचानक इस दुनिया से चली गई। अब आए हो तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। गलती से मेरी थी, सुनना और सुधारना मुझे ही होगा। सुनो, हमारी नहीं, ये सिर्फ मेरी और मेरी बनाई हुई प्रॉपर्टी है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, चाहे जिसे भी दूं तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए।
मतलब ये कि पूरा लक्ष्मी बिल्ला मेरे ना रहने के बाद एक वृद्धाश्रम में तब्दील हो जाएगा। बिजनेस अब रचना रामलाल नौकर की बेटी से संभालती है और मेरे ना रहने पर भी वही संभालेगी, क्योंकि जिस वक्त तुम बिजनेस के घाटे को कर्ज में डुबाकर विदेश भाग गए थे उस वक्त रचना ने ही बिजनेस को डुबोने से बचाया था। एक बार फिर बिजनेस को फर्श से अर्श पर ले गई है, तो अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम जा सकते हो। रामलाल बेटा गुस्से में, साहब कुछ भी बोल रहे हैं, तुमको तो पता है ना इनका गुस्सा। साहब अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रचना बोली, बाबूजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो एहसान मुझ पर किए हैं उनके आगे मेरा कुछ भी नहीं है। अमन बोला, हो गया बाप बेटी का नाटक, नौकर की जात आखिर दिखाई दी ना तुम। बाप बेटी ने अपनी औकात मेरे खिलाफ मेरे पिता को खड़ा कर दी। प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है तुम लोगों ने। पवन जी चटाक चटाक अमन के गाल पर, खबरदार अगर रचना के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मेरी बेटी है। गोद लिया था तेरी माँ ने रामलाल से, उसे पूरी कहानी तरीके से तब के खिलाफ था, ना चाहते हुए भी मुझे सरोज की खुशी के लिए हामी भरनी पड़ी, लेकिन आज मुझे सरोज और रचना दोनों पर गर्व है। अभी भी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। कहते हुए पवन जी आज सरोजी की तस्वीर से लगकर फूट कर रोने लगे। रोते रोते कहे जा रहे थे, सरोज मुझे माफ कर दो। तो जिन पैसे के बेटे के मोह में मैंने हमेशा तुम्हारा तिरस्कार किया, आज उन्हीं की कीमत कोई नहीं रह गया है। अब तो बस दिन गिन रहा हूँ कि कब तुमसे मिलूं, क्योंकि अब सांसों की डोरी बस खत्म होने वाली है। गाइस ये कहानी कैसा लगा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।